पिछले वाले से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन दिया गया है IUCN के द्वारा जारी रिपोर्ट में किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में कम से कम दिखाई ना पड़े। तो कितने वर्ष में है IUCN, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि IUCN का पूरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना। कह रहा है प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तो 50 वर्षों तक दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तब जा करके इसको हम विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत मानते हैं। तो पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है। दूसरा देखो क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति को दलाई लामा का अवतार माना जाता है। अच्छा, ये सभी लोग जानते हैं जो दलाई लामा है ये तिब्बती गुरु है। कौन है? दलाई लामा तिब्बती गुरु है। ठीक है, ध्यान रखना, इनका अवतार माना जाता है। जिस तरीके से अपने भारतीय संस्कृत में आप देखते हैं हाथी को किसका अवतार माना जाता है? हाथी को गणेश का अवतार माना जाता है ना। इसी प्रकार से ब्लैक नेक्ड सारस को दलाई लामा का अवतार माना जाता है। ठीक है। फिर देखो दिया गया है निम्न में से कौन सी प्रजाति अति संकटग्रस्त के अंतर्गत नहीं आती है। तो मैंने बताया था कि हिम तेंदुआ है ना, चूंकि 3 क्या दिए गए हैं, 3 अति संकटग्रस्त दिए गए हैं और बाकी जो आपका दिया गया है वो संकटग्रस्त पे है। ठीक, क्लियर है। फिर देखो क्वेश्चन दिया गया है विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई, कोई बता सकता है? 29 अप्रैल 1961 है ना। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइड ठीक कि स्थापना कब हुई थी, तो आप आसानी से बता सकते हैं 29 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा क्रम पानी में जीवन को रखता है? सतत विकास लक्ष्यों में हमने बताया था जो SDG की संख्या है वो SDG की संख्या कितनी है? 17। कितनी है बेटा? 17। ध्यान रखना है। ठीक, तो इस 17 में से आपका कौन सा पानी? तो 14। ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अंतर्गत निम्न में से कौन से लक्ष्यों को शामिल किया गया है? देखो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है 2037-38 तक सभी सेक्टरों में कूलिंग की मांग को 20% से कम करना। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर की मांग को 25% से 30% तक कम करना। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है 2037-38 तक कूलिंग एनर्जी की मांग को 25% से 40% तक घटाना। सही है। और चौथा दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ध्यान रखना, कूलिंग इंडिया एक्शन प्लान के अंतर्गत ये सारे स्टेटमेंट दिए गए। नेक्स्ट पे देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन से कारक भूमंडलीय तापन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमंडलीय तापन के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं? पहला इन्होंने दिया गर्म होने के कारण समुद्र में अधिक पानी वाष्प बन जाएगा। सही है या गलत है? भाई अगर वायु तप्त होगी तो वाष्पन प्रक्रिया तीव्र होगी। फिर इन्होंने कहा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी कम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल सही, मरुस्थलीकरण का प्रोसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। कहता है उष्णता बढ़ने के कारण ग्लेशियर बांध टूट जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो बर्फ के बने बांध हैं वो बांध जिनको हम ग्लेशियर पे देखते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। ठीक। चौथा इसने कहा है इनमें से सभी कारक सही हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इनमें से सभी कारक सही है। ठीक है। फिर देखेंगे ओजोन परत के क्षरण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक, ओजोन परत के क्षरण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एक दिया गया है मेलोनोमा। सही है। मोतियाबिंद, ये भी सही है आपका। DNA की क्षति, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा। और चौथा विकल्प दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है। अब देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन सी गैसें हैं? देखो आमतौर पे आप सभी को मालूम है उत्तरदायी गैसों में CFC का नाम हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन UPSSC PET के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपने पढ़ा तो होगा बट आप उतनी डेप्थ तक नहीं गए होंगे, इसलिए इसमें मैंने वो पॉइंट रखा है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है सर, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है,
और क्लोरीन मोनोऑक्साइड ये भी है। तो आपका चौथा विकल्प कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। देखिए उपरोक्त में से सभी में 90% चांस ऐसे होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी। जब किसी प्रश्न में लगा हो तो 90% चांस ऐसे होते हैं कि इनको ही चूज करना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि या तो सभी स्टेटमेंट आपके सही होंगे या तो सभी स्टेटमेंट आपके गलत होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जब कभी कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 करके केवल 1, केवल 2 ऐसे दिया जाता है तो उसके लिए हमें 4 कम से कम 3 विकल्प बिल्कुल याद ही होने चाहिए, ठीक। फिर 3 जब आपको मालूम होगा तो आप देखेंगे कोई ना कोई नंबर जो फॉल्ट वाला होगा, हो सकता है वो 2 में हो, तो हमें वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बचेगा कौन सा? बचेगा हमारा 2 ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा समझौता ओजोन के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके आगे का जो आपने टॉपिक पढ़ा, ये तो पिछला टॉपिक था, आगे वाले टॉपिक में थोड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे हम एयर पोल्यूशन का पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत कितने मापदंडों को शामिल किया गया? तो जब हम मापदंडों के शामिल करने की बात करेंगे तो इसमें जो मापदंड सम्मिलित हैं उनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8। क्या आप लोगों का सही है? क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से कौन सा वायु गुणवत्ता मापन का मानक नहीं है? देखिए पार्टिकुलेट मैटर, फिर कह रहा है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हम लेके चलते हैं 10 और दूसरा लेके चलते हैं 2.5, ठीक। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और चौथे में दिया गया हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन नहीं आता इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जिसे हमने भविष्य का क्या कहा था? ईंधन कहा था। हाइड्रोजन से आपको ये भी जानकारी होगी कि हाइड्रोजन सूर्य का ईंधन कहलाता है और सबसे पहले समाप्त होने वाला कार्य में अगर कोई ईंधन है तो कौन सा है? हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कौन से लक्ष्य वर्ष तक प्रदूषणकारी कणों को उन्मूलित करने का प्रावधान किया गया है? तो वर्ष 2024 तक हम प्रदूषणकारी कणों का उन्मूलन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं? अब प्रदूषण 2 प्रकार से, प्राथमिक और द्वितीय। कुछ यौगिकों के कारण बनते हैं, जैसे हम लेके चलते हैं नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन में कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड लग जाए तो हो सकता है वो कहीं ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता हो, या नाइट्रस ऑक्साइड लग जाए तो वो प्रभावित करता होगा, ठीक। इसी प्रकार से इसमें प्राथमिक प्रदूषण के रूप में पूछा गया। मैं फिर से कह रहा हूँ यूपीटर पीएससी में कुछ इसी प्रकार के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एसआई लेवल का हो चाहे यूपी कांस्टेबल लेवल का हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उपरोक्त में से सभी। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ध्यान रखना ये सभी प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी आपको मालूम होता जाएगा कि प्रदूषण के कितने कितने प्रकार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है बीओडी यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन की बढ़ती मांग जल के प्रदूषण को दर्शाती है। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना। जल में बीओडी की मांग ये दर्शाती है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है, अब इसमें ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी जल में बीओडी का मान 5 ppm से कम होना चाहिए। सही है या गलत है? ध्यान रखना, सही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे बीओडी की मांग के कारण जलीय जीव प्रजनन में वृद्धि करते हैं। प्रजनन में वृद्धि करने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में कितना है वो आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आता। फिर देखिए बीओडी की मांग में सबसे पहले मछलियां प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मछलियों को अच्छा संकेतक पर्यावरण का माना जाता है, जैसे ग्लाइकेन आपका हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो डीओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 mg/लीटर होनी चाहिए। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। कह रहा है जब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4.0 mg/लीटर से कम हो जाती है तो जल को अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है, यह भी आपका सही है। फिर पूछा गया जल से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। जल से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जब जल से आप हाइड्रोजन को अलग कर रहे होंगे उस समय प्रक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया सही है। नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑक्सीजन की कमी से शैवाल में वृद्धि,
कम होती है, बिल्कुल गलत है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो शैवाल एल्गल ब्लूम, एक शब्द आया था एल्गल ब्लूम, वो क्या करता है, वो वृद्धि करता है, जिसके कारण जलीय जीवों में असमंजसता की स्थिति हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर कहा है भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से होने वाला रोग। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था कांस्टेबल में निमोनिया, आपसे निमोनिया क्वेश्चन पूछा गया था। तो निमोनिया को लेकर के जब हमसे क्वेश्चन तो हमने कहा था जीवाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। उनमें आपसे पूछा गया कि भूमिगत जल में नाइट्रेट की अगर अधिकता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो बेटा जी यहाँ पर हमने आपको बताया था नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा होता है, इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे का जो स्किन कलर है वो नीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, और नीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उस बच्चे में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसको एक नाम और भी हम दे सकते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम को साइनोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिर देखो कह रहा है समुद्री, बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्रों में लगातार बढ़ते हुए परिवहन गतिविधियों के तहत कई बार जलपोत से तेल रिसाव जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसके कारण सामुद्रिक जीवन में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तेल रिसाव होने पर किए जाने वाले प्रावधान, आपने देखा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि तेल का परिवहन करने वाले जलपोत किसी कारणवश या किसी आपदा की घटना से प्रभावित होकर के तेल का रिसाव करना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तरीके से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखो पहला इन्होंने दिया है दहन प्रक्रिया से तेल जलाकर अनुप्लाव को हटाया जा सकता है। सही है या गलत है, पानी में अगर पेट्रोल और आग लगा दी जाए तो सर पेट्रोल जल जाएगा, क्लियर है। दूसरा बोल रहे डिटर्जेंट का प्रयोग कर तेल के बुलबुले को वाष्पीकृत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, यह भी प्रोसेस सही है। फिर कह रहा ऑयल जैम्पिंग का प्रयोग कर समाप्त किया जा सकता है, ऑयल जैम्पिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं और तेल के रिसाव से फैले हुए तेल को समाप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑयल जैम्पिंग में एक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है जो तेल के ऊपरी सतह को क्या करता है, लक्षित करता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, क्लियर है, ये सही है। और चौथा विकल्प देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी विकल्प सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी से। ठीक, फिर देखिए पूछा गया है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार यदि जल में अमोनिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो होनी चाहिए सामान्यतः वो 0.5 ppm होनी चाहिए, है ना, पार्ट पर मिलियन होनी चाहिए, क्लियर है। फिर देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जुगाली करने वाले पशुओं के मूत्र में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका बिल्कुल सिमिलरिटी क्वेश्चन आपको एक मिल जाता है कि जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। यहाँ पर मूत्र की बात करें तो जब हम मूत्र की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, कौन सा हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में प्लास्टिक के सिंगल यूज को खत्म करने के लिए पहल 2 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई है। इसके तहत कितने वर्षों में इसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य हमने रखा हुआ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः उन्मूलन किया जा सके। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।